आज हम सब इतिहास के चैप्टर नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। नाम है हम्पी का स्थापत्य। हम्पी का स्थापत्य, इसी को हम लोग विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? आपको बता दें, ये जो भारत है, भारत के यदि हम मानचित्र को ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भारत के मानचित्र को ले लें तो भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को आप सभी जानते हैं, नाम है कर्क रेखा। कोई नया बात नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं, अगर हमसे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपके पीछे के शिक्षक ने आपको अवश्य पढ़ाया है। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर वाले को कहते हैं उत्तर भारत। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण भारत। इससे ऊपर, या यूं कहो कि विंध्य पर्वत से जो ऊपर वाला हिस्सा है, बात समझ गए? ये विंध्य पर्वत यहाँ का है, कर्क रेखा के थोड़ा आगे पीछे, उससे ऊपर का उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त, और नीचे वाले को दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि हमारा जो उत्तर भारत प्रारंभ से ही बात कर दे तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। भारत के इतिहास को यदि हम दृश्यावलोकन करें, भारत के इतिहास को देखें, तो उत्तर भारत प्रारंभ से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, और खास करके पाटलिपुत्र। अब जो देखिए, शुरू से पढ़ाते आ रहा हूं, सभी राजा ने केवल और केवल पटना पर, पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। सत्ता की प्राप्ति के लिए सभी राजाओं ने हर मार्ग को अपना लिया, चाहे वह पिता को जेल में रख दिया हो, चाहे अपने पिता की हत्या कर दिया हो, चाहे वह 99 भाइयों की हत्या ही क्यों न कर दिया हो, लेकिन हर रास्ता को अपना लिया। गलत है? सही? तो उत्तर भारत प्रारंभ से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। लेकिन वही दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत राजनीति का केंद्र नहीं था, स्थापत्य कला का केंद्र था। जो भी राजा हुए दक्षिण भारत के, वे राजा लगा कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कैसे करा दे, इतिहास में अपने नाम को अंकित कैसे करा दे, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ अवश्य किया। तो कुछ ना कुछ अवश्य क्या किया? हमारे एक कवि हैं जिन्होंने लिखा करवक में, मलिक मोहम्मद जायसी, कि फूल मरे पे मरे नवासु। फूल मुरझा जाता है लेकिन उसका गंध नहीं जल्दी जाता है। इंसान मरता है लेकिन इंसान का नाम उसके कृति के माध्यम से अमर हो जाता है। तो दक्षिण भारत के जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने क्या किया कि जो भी बड़ा काम किया, चाहे उनका राज्याभिषेक का अवसर हो, विवाह का अवसर हो, या आपको बता दें कि किसी युद्ध में किसी को पराजित किया हो, तो युद्ध में जीता हो, विवाह हो, राज्याभिषेक का अवसर हो, हर अवसर पर क्या किया? बड़े बड़े भवन को निर्माण करने का क्या किया है? काम किया है। और आपको हम बता दिए हैं कि भवन निर्माण करने की कला को स्थापत्य कला के नाम से, क्लास 6 चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा कि शाहजहां ऐसा मुगल वंश का राजा था जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान स्थापत्य भवन निर्माण पर दिया। उनकी उपलब्धि भी नहीं है, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो आपको बता दें, ये दक्षिण भारत का जो राज्य था, दक्षिण भारत में कुछ प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे। उनका नाम था चोल, चेर और पांडे। क्या नाम था? चोल, चेर और पांडे।
आप लोग शायद क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्लास 6 में चोल, चेर और पांड्य के बारे में हल्का टीचर झलक दिया होगा। ये तीनों जो राजवंश थे, एक और भी थे पल्लव। अपने भारत में 4 बार संगम हुआ है। संगम मतलब सभा। चेर, पांड्य और पल्लव वंश के राजाओं ने क्या किया था कि बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में बुला करके साहित्य का संकलन करने के लिए सभा बुलाते थे। विद्वानों की सभा को संगम के नाम से जानते हैं और साहित्य की रचना उसमें की जाती थी। तो इन दक्षिण भारत के जो राजा थे चोल, चेर, पांड्य, इन्होंने संगम का आयोजन किया और संगम के आयोजन के द्वारा दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी, दक्षिण भारत की जो परंपरा थी, उन परंपराओं को पुस्तकों में लिखकर अगली पीढ़ी को याद दिलाने का काम किया। दूसरा बात हम कहते हैं कि चोल, चेर के बाद अगर राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव, इनके बाद अगर दे ले तो हम यहां देते हैं राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। ये 3 राज्य की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, जहां ये चेर, पांड्य और पल्लव विद्वानों की सभा बुला करके संगम का आयोजन किया, वहीं दक्षिण भारत में एक नदी बहती थी 2। एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था तुंगभद्रा। 2 नदियां थी। क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा 2 नदियां प्रवाहित होती थी। 2 नदियों के बीच के भूमि को हमको बताना नहीं होगा, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहते हैं। और जैसे उत्तर भारत में गंगा का जो मैदान है बड़ा ही उपजाऊ है और विश्व के सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि में से एक है हमारे उत्तर भारत का मैदान, है ना? इससे ज्यादा उपजाऊ कोई नहीं है शायद। ऐसे ही दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब है, उस दोआब का नाम है रायचूर का दोआब। क्या नाम है? रायचूर का दोआब उसका नाम है। तो शुरू में राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल त्रिपक्षीय संघर्ष होता। 3 पक्षों के बीच होने वाले युद्ध को त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण क्या था? रायचूर का दोआब। क्या नाम था? रायचूर का दोआब। हम इसके कहानी को यहीं पर इंड करते हैं। जहां हमने कहा चोल, चेर, पांड्य संगम के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल अपने संघर्ष के लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण था रायचूर के दोआब पर अधिकार। एक घटना घटी थी 1336 में। उस समय दिल्ली के राजा थे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। 1336 में घटना घटी। उस समय दिल्ली के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का सबसे विद्वान शासक कौन, धनवानों का राजकुमार किसे कहते हैं? नाम बोलो ना। मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। पागल बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। और किसके मरने पर इतिहासकारों ने लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब लंबा समय नहीं है क्योंकि आपका पाठ्यक्रम नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है। होली के बाद हमने कहा कि नियमित 8 बजे से 8:30 बजे रात्रि में क्लास आप लोगों का लगेगा। प्रयास कीजिएगा जिसके असुविधा है देखने का। वहां मैं शुरू करूंगा ही दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि मैक्सिमम इधर आप खींच रहे हैं।
जो जो छूट जा रहा है पहले उस पर हम फोकस करेंगे ज्यादा। बात समझ गए ना? अब फिर हम शुरू से उसको लेके चलेंगे। तो हमने कहा सारा विषय का होगा, एक दो नहीं होगा, सब विषय का होगा। तो प्रश्न है कि ये लोग संघर्ष कर, इसी समय 1336 में, उस समय दिल्ली के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दो भाई थे, बाप का नाम था संगम। संगम के दो गो बेटा था, नाम था हरिहर और बुक्का। संगम के पुत्र नाम था हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में रायचूर के दोआब के किधर दक्षिण में एक साम्राज्य की स्थापना किया, नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर माने जीत का शहर, वह साम्राज्य जिसे किसी भूभाग को जीतकर, किसी प्रदेश को जीतकर स्थापित किया गया हो, उसको हम विजयनगर के नाम से। तो संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने रायचूर के दोआब से दक्षिण, बात समझ गए, एक साम्राज्य की स्थापना की। उस साम्राज्य का नाम क्या था? एक विशेष बात, विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था? हिंदू साम्राज्य। क्योंकि इस साम्राज्य के जो भी राजा हुए क्या हुए? और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 1347 ईस्वी में रायचूर के दोआब के उत्तर, रायचूर के दोआब के उत्तर, हमने ये कहा ये बीच का जो इलाका है नाम क्या है? रायचूर का दोआब है। क्या नाम है? तो रायचूर के दोआब के उत्तर 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह, किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, नाम लिख दूं किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू भी आप कह सकते हैं। एक साम्राज्य की स्थापना की गई, उस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था? मतलब हमने कहा कि रायचूर के दोआब के उत्तर कौन साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य। लेकिन एक विशेष बात, जैसे विजयनगर साम्राज्य की हिंदू साम्राज्य था, वैसे ही बहमनी साम्राज्य क्या था? हाँ, कौन साम्राज्य था? मुस्लिम साम्राज्य। ये हिंदू और ये मुस्लिम। विजयनगर बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था गुलबर्गा। क्या नाम था? और बहमनी की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की हम्पी। स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। चूंकि दोआब का जो भूमि होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, तो अक्सर हमेशा रायचूर के दोआब पर अधिकार करने के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। भयंकर। इतना लड़ाई हुआ न हुआ कि सास पुतोह की लड़ाई की तरह, दोनों अनमैच्योर हो गई, खा पी के धूप बैठे, वो रूम कपड़ा के तो बैठे अपना द्वारी पर ही बैठेगी। एक जो हाँ कुछ तो नहीं, सब आप कर दे लो तो ये दे लो, तू नहीं बनाई तो तुमको खाना नहीं बनाने आता है, कुछ नहीं है। कि जमीन जाता के लड़ाई है, छीटा कसी चलता है नहीं। हाँ, वाक्य युद्ध चलता है और वाक्य युद्ध में बेचारे धरा जाते हैं। हाँ, सासू माँ के बेटा, हाँ, दोनों तरफ से वो कहते हैं बलि के बकरा बन जाते हैं। हाँ, तो मैं अपने मुद्दे पर आता हूं कि ऐसे ही सास पुतोह के विवाद की तरह हर दिन रायचूर के दोआब पर अधिकार करने के लिए लड़ाई होता था। इतना अधिक लड़ाई हुआ दिल्ली के क्रम में, इसका नाम दे दिया दक्कन का युद्ध स्थल। दक्कन का युद्ध स्थल मैंने दक्षिण के लड़ाई वाला जगह इसका नामे पड़ गया। बात समझ गए?
लेकिन एक बात था, जब भी लड़ाई होता, लड़ाई में एक आध बार ही विजयनगर हारा है, मैक्सिमम बार बहमनी साम्राज्य की क्या होती, हार होती, और विजयनगर साम्राज्य का क्या होता। आपको विशेष बात बता दूं कि आपको विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का राज हुआ है। पहला है संगम, शालूब, तुलुब और आराविडु। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों का राजन हुआ है? 4। वहीं बहमनी साम्राज्य जो था, हम अगर बहमनी की बात कर लें तो बहमनी में 5 गो था। कितने थे? 5। अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर और एक बीदर। मतलब आपको बता दें, बहमनी साम्राज्य में कितने राज्य थे? 5। अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर और बीदर। और विजयनगर में कितने थे? 4। संगम वंश, सालूब वंश, तुलु वंश और आराविडु वंश। क्रमिक रूप से है, इसका डेट अलग अलग है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में और बहमनी साम्राज्य में जब भी लड़ाई होता तो विजयनगर साम्राज्य, बोलिए, नहीं, साम्राज्य का मतलब बहुत बड़े राज्य। उस बहुत बड़े राज्य में ये सब क्या थे? अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। ये 5 मिलकर बहमनी साम्राज्य बना था। आई सब मिलकर क्या था? विजयनगर। लेकिन इसका क्रम एक नहीं था, सब अलग अलग। पहले संगम का हुआ राज, उसके बाद ये इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ। इसका क्रम आगे पीछे था, बहुत ज्यादा नहीं, देखो थोड़ा मोड़ा। लेकिन यहाँ संगम खत्म हुआ तो सुलूब आया, सुलूब हुआ तो तुलुब आया, तुलुब खत्म हुआ तो आराविडु आया। लेकिन इसकी कंडीशन ऐसा नहीं है। ये 5 मिलकर बना था, एक क्रमिक रूप से बना, दोनों में ही अंतर है केवल। लेकिन जब भी युद्ध होता तो ये 5 को कोई एक हरा देता। एक पीछे कारण था, एकता में बल होती है, जान लीजिएगा। संगठन में बल होता है, बोलिए। नहीं, जैसे मान ली 5 मिल के लड़ता था, 5 मिल के, और ये संगम वाला सलाह होता है तो ये 5 को हराया। सालू वंश का राज हुआ तो ये फिर भी हराया। तुलु वंश का आया, फिर भी इसको हराया। ये एक बार में ही 5 था। तो आगे पीछे ना, पहले संगम आया, ये खत्म हो गया वंश, तब सालू वंश आया, फिर खत्म हो गया, फिर तुलुब आया, फिर खत्म हो गया। ये नहीं कि 5 की 4 एक बार लड़ता था, इधर से एक ही होता था, इधर से ही। लेकिन लड़ाई में 5 हिस्सा नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो कुछ एक प्रधानमंत्री थे, नाम था राम राय। सदाशिव का प्रधानमंत्री था राम राय, बड़ा कुटना था, चुगलखोर था। यह किया क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के जो बहमनी साम्राज्य के जो 5 क्या थे? राज्य थे, मतभेद, फूट पैदा कर दिया था। इस फूट के कारण एकता नहीं हो पाती थी। लेकिन आपको बता दें कि अति सर्वर्थ वर्जयेत, अति हमेशा हर कुछ वर्जित होता है। फूट इतना बढ़ गया कि एक बार की कहानी है कि शायद इन बहमनी साम्राज्य के राज्यों को पता चल गया कि हम सब इसलिए पराजित हो जाते हैं 5 होकर भी, जनसंख्या ज्यादा होकर भी, कि हम लोगों में क्या नहीं है? मतभेद है, एकता नहीं है। रियल में हम लोगों के बीच कोई विवाद है ये नहीं है। ये विवाद खड़ा कौन कर दे रहा है? राम राय, विजयनगर साम्राज्य के कुछ जो व्यक्ति हैं, जो हम सब में मतभेद पैदा करने का काम कर रहा है। तो कहा जाता है कि जब वास्तविकता खुल जाती है, पुनः एक बार युद्ध होता है। नहीं,
जैसे युद्ध, हालांकि अब उम्मीद है कल वार्ता शुरू हुई, पहले तो कर रहा था कि विराम युद्ध होगा, हम करेंगे ही। रूस ने सकारा भी की, 4300 सैनिक हमारे मारे गए। पुतिन ने सकारा मारा तो इसमें खोल नहीं रहा है, लेकिन यूक्रेन कब तक टिकेगा? बकरे की माँ कब तक ये करेगी कि ये हम कर लेंगे? रूस है, वो तो अमेरिका को रोलने नहीं दिया, और पुतिन में कोई ना कोई पावर है जिसका आज तक वो पद पर टिका हुआ है। 2036 तक रहेंगे, सोच लो। एक समय था, शायद आप लोग बच्चे नहीं जानते हो, एक समय था जब 1998 में हमारी सरकार ने शक्ति परीक्षण किया था। परमाणु नहीं था मेरे पास, तो हम डर 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 के जीते थे। इंदिरा गांधी ने हालांकि पहली बार की थी, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल में, लेकिन जब वहां चुरा के किया गया था, किसी को बताया नहीं गया था। लेकिन जब शक्ति परीक्षण हुआ 1998 में, अमेरिका जासूसी विमान लगा रहा था कि क्या कर रहा है हमारे महामहिम दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से किए थे सेटिंग की, होना ही नहीं चाहिए। मौसम विभाग में कह दिया कि 4 दिन भारत के ऊपर से बादल छाया रहेगा। सोच लो, अमेरिका को पता नहीं चला कि क्या है कि आकाश में केवल इंडिया पर बादल छाया रहेगा, आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग को हैक कर लिया। जब गूगल को हैक कर सकता है 22 साल के नौजवान, तो अमेरिका का हैक करने में क्या बहुत बड़ी बात है। हम लोग इंडियन हैं। और परमाणु परीक्षण हो गया तो बहुत सारे देशों ने, विश्व के लगभग 13 देशों ने बड़े भारत पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। उसमें अपने पिता अमेरिका के बल पर यूक्रेन ने भी कहा कि हम ये न करेंगे। हाँ, यूक्रेन ने भी किया था। और आज देखो पासा कैसे पलटता है। कहता कि माई बाप हमारे भारतीय है, भारत चाहेगा तो प्राण बचेगा, चिल्ला रहा है। अब मोदी जी कहते शांति से काम लीजिए। जब एक समय होता जब अमेरिका रूस कहता है भारत सब्र से काम ले, आज भारत कहता है शांति से काम ले। और कहते कि मोदी खराब है। वो दुनिया कहते सकार लिया है कि दुनिया में अगर नंबर 1 नेता कोई है तो मोदी है। मानना पड़ रहा है सब। खैर मुद्दे पर आइए। तो इतना तो हो गया कि भारत का भी अब विश्व में नाम जा रहा है। यूक्रेन का पक्ष अगर आप बोलते हैं गलत, रसिया के सपोर्ट में रहो, यूक्रेन में कभी नहीं जाओ। मुद्दा पर आते हैं। तो यहाँ यही कहानी हो गई। अब इसकी पोल क्या हो गई? खुल गई। जब पोल खुल गई तो कहानी है 23 जनवरी कब? 1565 को जब पोल खुल गया। किसका? विजयनगर साम्राज्य के। हाँ 23 जनवरी 1565 दिन था, संजोग से मंगलवार। कौन दिन था? मंगलवार। बहुत सुंदर, हनुमान जी के दिन था। 2 दिन नहीं, अरे 22 जनवरी को जो शहर बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में लिखा है कि हमने तो बहुत सारे शहरों के बारे में सुना है, लेकिन जैसा विजयनगर साम्राज्य है नहीं। अपने लिखा है आत्मकथा में। बाबर मर चुका है, ठीक बात है, लेकिन बाबर की आत्मकथा में विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। बाबर नामा तुझे को बाबरी ने बाबर नामा में। सुनिए ना हमारी बात। हाँ, तो बाबर नहीं मर गया था, लेकिन इससे पहले भी तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य आया था। क्यों नहीं लिखेगा? ये थोड़ी लिखा तालीकोटा के युद्ध के बारे में लिखा। वो इमामुद्दीन का कहना है कि बाबर तो मर चुका था, तो लड़ाई के समय न मरा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य तो स्थापना 1336 में हुआ था, और बाबर तो आया था 1426 में आया, 1526 में आया था। तो लिख सकते हैं ना। तो प्रश्न है, बाबर ने भी लिखा है, कई पुस्तकों में लिखा है, कई विद्वान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इसलिए करने जाते थे कि यहाँ का बिल्डिंग कितना सुंदर है, ये देखने जाते थे। तो 22 जनवरी को जो दुनिया की एक सबसे खूबसूरत इमारत थी, अचानक 23 जनवरी मंगलवार 1565 एक युद्ध हुआ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच। नाम है तालीकोटा। इसी का नाम है बन्नी हट्टी। इसी का नाम है राक्षस तांगड़ी।
याद रहेगा। ताली कोट्टा का युद्ध कब हुआ? पन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? और रक्षस्तांगरी का युद्ध कब हुआ? इसमें गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर तीन को मिल गया। तीनों मिलकर अचानक हमला बोला। 11 बजते बजते युद्ध खत्म। 9 बजे अटैक हुआ। 11 बजते बजते पूरे विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस मिला दिया। बात समझ गए? लिखते हैं इतिहासकार शिवाइल अपने ए फॉरगेटन एम्पायर में लिखते हैं कि लगता है कि छेनी हथौड़ी लेके सवाइल था। इतने सुंदर को था, ढाहा सुडोहा जो सुंदर लगा उसको खरोच खरोच के हटा दिया। और राम राय इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे सदाशिव, और उसके प्रधानमंत्री राम राय था। वही सबसे बड़ा घुटना था। उसको तो गर्दन काट के भाला में उसके गर्दन को टांग के पूरे विजयनगर साम्राज्य में घुमाया था। राम राय के गर्दन को निजाम शाह ने ऐसा काम किया था। ऐसा पुस्तक में भी लिखा हुआ है। अब हुआ क्या कि विजयनगर साम्राज्य यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। गलत कि सही? और हैदराबाद के एक राजा हुआ करते थे, हैदर अली। मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली निजाम। और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। निजाम से अंग्रेजों के बीच 4 बार युद्ध हुआ है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध और कर्नाटक का चौथा युद्ध। आधुनिक भारत के इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। हैदर अली जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हैदर अली के मर जाने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर को ही वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, और कर्नाटक में ही आपका विजयनगर साम्राज्य है। ये जो विजयनगर साम्राज्य है यह पहले कहां था? मैसूर में। और मैसूर को आज क्या कहते हैं? कर्नाटक कहते हैं। गलत कि सही? तो टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बेटा थे, कर्नाटक के चौथे युद्ध, मैसूर के चौथे युद्ध 1799 ईस्वी में क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद मैसूर को भी विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर जाने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था? मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी एक अंग्रेज था जो विजयनगर साम्राज्य में की ओर गया घूमने, और घूमने गया तो यहाँ के महलों का एक मानचित्र बनाया, एक शहर की खाका रूपरेखा तैयार की। इसी रूपरेखा के आधार पर एक अंग्रेज था, नाम था शिवाइल। क्या नाम था? शिवाइल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए फॉरगेटन एम्पायर। क्या लिखा? ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखा। किसने? शिवाइल ने लिखा। और इसी फॉरगेटन एम्पायर किताब को पढ़कर विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में खुदाई शुरू हुआ पुरातत्वविदों के द्वारा। और तब बाद में पता चला कि नहीं, जंगल में जो खंडहर दिख रहा है कोई वास्तव में खंडहर था नहीं, रियल में था क्या? विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। तो आइए, विजयनगर साम्राज्य पर हमने कहा 4 राजवंशों का राज रहा। ऐसे उत्तर भारत के पहला राजा जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और जीत लिया, शुरू में तो हम कहेंगे तो समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के जो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, वो कौन थे? लेकिन मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में पहला राजा जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। बोलिए। वो चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत को नहीं जीता था, लिखता है। लेकिन उन्होंने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर संलेखन के द्वारा माने भूखे प्यासे मरे थे, जीते नहीं थे। जब राज्य में अकाल पड़ा तो इन्होंने राज्य को छोड़कर वहां एकांत में चला गया।
संपूर्ण भारत को रोक डाला, लेकिन केवल उत्तर भारत। हाँ, लुटेरों का ग्रुप कह दिया। वो विदेशी था तो लिखवे करेगा, क्या कीजिएगा। वो तो सिकंदर को अच्छा कहेगा, इसलिए अच्छा कहेगा कि वो पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अंग्रेज के काल को सही कहता, क्या कहिएगा, वो अपन तो प्रशंसा करवे करेगा। चोरवा था जो निमन को ईमानदार को चोर बनेबे करता है। नहीं, देहाती कहावत है, माने सूप हंसा चलनी को जरा 72 गो छेद। तो पूरा अच्छा को तो हंसवे करेगा, क्योंकि बुरा तो खुद बहुत बड़ा बुरा है। तो जस्टिन के पूरे बात को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का ग्रुप कह दिया था, डाकुओं का झुंड कह दिया था। इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सिकंदर के प्रांतपति सेल्यूकस निकेटर को भी भागने पर मजबूर कर दिया था। तो डाकू तो कहवे करेगा। आज सिकंदर सब राज में घुस के लूट लेता था, उसको क्या कहेगा, उसको तो आतंकवादी कहा जाएगा ना। खैर, मुद्दे पर आइए। हमने कहा कि मध्यकालीन एक राजा हुए जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के सबसे महान राजा जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद उनका दामाद कहो या भतीजा कहो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा बना। यह खिलजी वंश के सबसे महान शासक थे। बात समझ गए। अगर आपसे पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रख लो कि मूल्य नियंत्रण की नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? घोड़ा दागने की परंपरा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया लिखने की परंपरा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहली बार पशुओं पर कर किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घर पर पहली बार कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। टॉपिक है, यहां से प्रश्न 2-3 बार डाला गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तो हमने ले ही लिया है। इसी के काल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य में जो पहले राजवंश थे, क्या नाम था? संगम वंश। कौन थे? और संगम कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय के बाबूजी का नाम था। ये दोनों भाइयों ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया तो अपने पिता के नाम पर एक राजवंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या था? संगम वंश। और संगम वंश का जो पहला राजा हुआ उसका नाम था हरिहर। संगम वंश का पहला राजा हुआ कौन हुआ? हरिहर। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का। हरिहर के बाद कौन बना? बुक्का राजा बना। और बुक्का के बाद तीसरा का राजा बना हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय संगम वंश का पहला राजा था जिन्होंने राजाधिराज मतलब राजाओं के राजा की पदवी धारण किया था। और इन्होंने पहली बार रायचूर के दोआब पर अधिकार करने के लिए बहमनी साम्राज्य से लड़ाई किया था, लेकिन हरिहर द्वितीय बहमनी साम्राज्य से क्या हो गया था? हार गया था। पहले का लड़ाई में क्या हो गया? वही एक बार हारा, उसके बाद जो भी राजा लड़ा उसको जीतवे किया। तो हरिहर द्वितीय रायचूर के दोआब पर अधिकार करने के लिए जब बहमनी साम्राज्य से लड़ाई किया तो बहमनी साम्राज्य ने हरिहर द्वितीय को क्या कर दिया? हरा दिया। इस समय बहमनी साम्राज्य के जो राजा थे उनका नाम था फिरोज शाह बहमनी। कौन थे? फिरोज शाह बहमनी। हरिहर द्वितीय के बाद एक राजा बना संगम वंश का देवराय प्रथम। कौन बना? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम प्रतापी राजा था। इसी देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के एक महान यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और इसी निकोलो कोंटी ने कहा कि विजयनगर साम्राज्य विश्व का सबसे सुंदर साम्राज्य है, अजूबा है, ऐसा कोई है ही नहीं। और देवराय प्रथम के बाद संगम वंश का जो राजा बना उसका नाम था देवराय द्वितीय। कौन बना? और देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के राजा शाहरुख। फारस के राजा कौन थे? फारस माने ईरान। फारस माने फारस के राजा थे शाहरुख, जिन्होंने अपना एक राजदूत, क्या नाम है? राजदूत बहमनी विजयनगर साम्राज्य में भेजा था।
संगम वंश के काल में भेजा था। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में भेजा था। उस राजदूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक प्रश्न। एक बार हमने फिर से भी पूछा गया था कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया? तो देवराय। और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला पहला यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। यहाँ से 2-3 बार पूछा गया 12वीं की परीक्षा में। और निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के काल में। और अब्दुल रज्जाक आया था संगम वंश के जो अंतिम राजा थे, विरूपाक्ष या मल्लिकार्जुन। विरूपाक्ष के बाद संगम वंश का क्या होता है? अंत हो जाता है। और संगम वंश के बाद शालूब वंश का शासन शुरू होता है। कौन वंश? शालूब वंश की स्थापना होती है। और नरसिंह शालूब ने, किसने? नरसिंह शालूब ने शालूब वंश की क्या किया? स्थापना किया। शालूब वंश का विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में उपलब्धि नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। और आपको बता दें, शालूब वंश के बाद अगला जो राज हुआ तुलुब वंश। कौन? तुलुब वंश का राजा आया। और तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह इस वंश के संस्थापक थे। हालांकि इन्होंने केवल 4 वर्षों तक ही राज किया। 4 वर्षों के बाद इनका राज्य क्या होता है? खत्म हो जाता है। और इसी वंश का जो सबसे महान राजा होता है तुलुब वंश का, उनका नाम होता है कृष्णदेवराय। क्या नाम होता है? 1509 से 1529 तक लगभग 20 साल तक इन्होंने राज किया। और कई बार वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन थे? तो आपका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। फाइनल में ही कई बार पूछा गया है। और यह किस वंश के थे? तुलुब वंश के थे। किस वंश के थे? तुलुब वंश के थे। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी के बीच था। मतलब इन्होंने कुल मिलाकर 20 वर्षों तक क्या किया? राज किया। ये जब राजा बने तो कई बार बहमनी साम्राज्य को भी हराया। और यहाँ तक उड़ीसा के गजपति राजा प्रताप रुद्र को भी हराया था। गज माने हाथी। उड़ीसा जैसे अशोक के काल में हाथी के लिए फेमस था, ऐसे ही अभी भी उड़ीसा में जंगल ज्यादा, हाथी ज्यादा था। तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उड़ीसा के राजा थे गज प्रताप रुद्र देव को हराया था। और बहुत सारा हाथी लिया था वहां से। और हाथियों को रहने के लिए एक बहुत बड़ा अस्तबल बनाया था। पीछे हाथियों का महल यहाँ बनाया हुआ है। हाथी के रहने के लिए महल बना दिया था। हाँ, इतना ही नहीं, और गजपति राजा प्रताप रुद्र को हराने के बाद उनकी बेटी से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। उसके बाद इन्होंने 1520 में आदिल शाह, गोलकुंडा के राजा थे, आदिल शाह को भी हरा दिया। उसके राज्य को अपने राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों का इंडिया में आगमन हो चुका था। उससे पहले ही 1498 में इनके शासन से पहले ही आ चुका था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही एक पुर्तगाली गवर्नर थे, नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? कृष्णदेव राय के दरबार में गया और कहा कि महाराज, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए हमको व्यापार करने के लिए, दुकान खोलने के लिए थोड़ा सा जमीन दीजिए, कोई शहर दीजिए जहां मैं अपने व्यापार की स्थापना कर सकूं। तो कृष्णदेव राय ने भटकल में, कहा? भटकल में दुर्ग बनाने का, मतलब पुर्तगालियों को अपना किला बना करके व्यापार करने का क्या दे दिया? अनुमति दे दिया कि आप यहाँ पर किला बना के व्यापार कर सकते हो। उसके बाद पुर्तगालियों से क्यों किया? तो पुर्तगालियों से मित्रता इसलिए किया क्योंकि पुर्तगाली से हम व्यापार करेंगे तो हमारे विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि होगी। और सुंदर सुंदर घोड़ा लाते थे। और विजयनगर साम्राज्य के राजा घोड़ा के बड़ा शौकीन थे। और समुद्र पर पुर्तगालियों का प्रारंभ में दबदबा था, बाद में अंग्रेज ऊपर हो गया, लेकिन प्रारंभ में समुद्र पर, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, पुर्तगालियों का क्या था? दबदबा था। क्योंकि हर रास्ता उसी को पता था, नहीं किसी को पता नहीं था। कृष्णदेव राय एक योग्य शासक होने के साथ साथ बहुत बड़का विद्वान थे। संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे और तेलुगु भाषा के भी विद्वान थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में तेलुगु राजनीति पर एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है जाबवंती कल्याणम।
क्या नाम है? और संस्कृत में भी एक नाटक लिखा, संस्कृत में भी एक नाटक लिखा जिसका नाम है, मैं गलती बोल जामवंती कल्याणम संस्कृत में, और अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में लिखा। तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने स्वयं को, मतलब कृष्णदेवराय ने स्वयं को आंध्र भोज कहा। और कृष्णदेवराय के दरबार में 8 गो विद्वान रहता था जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। और अष्टदिग्गज क्या था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में निवास करने वाले तेलुगु भाषा के 8 बड़े बड़े कवि के समूह को क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज। और एक विशेष बात एक और होता है, अष्टप्रधान। कंफ्यूजन नहीं होना है, अष्टदिग्गज पूछेगा तब कहिएगा कृष्णदेवराय। 8 कवियों का समूह था, लेकिन जैसे कहे अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी के दरबार में रहने वाले 8 बड़े बड़े मंत्री को अष्टप्रधान कहते हैं। तो अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है, लेकिन अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से। इस अष्टदिग्गज में जो सबसे बड़ा कवि था उसका नाम था पेदना। क्या नाम था? पेदना, अलाशीनो पेदना। ये सबसे बड़ा था। और इन्हीं के दरबार में एक बहुत बड़े तेलुगु साहित्यकार रहते थे, नाम है आप लोग जानते ही हैं, तेनालीराम। तेनालीराम रामकृष्ण कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, जो अपने रोचक कहानियों के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने वाले कहानी लिखने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कृष्णदेवराय राजा बने तो कृष्णदेवराय से पहले विवाह कर लिया जाता था, विवाह के नाम पर टैक्स लिया जाता था। इन्होंने राजा बनते ही विवाह करने को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इन्होंने अपने माता के नाम पर, माता का नाम था नांगल देवी, नांगलपुर नामक जलाशय और शहर की स्थापना किया था। 2 विवाह किया था, चिंता देवी और तिरुमल्ला देवी। इनकी 2 पत्नियां थी, नाम क्या था? चिंता देवी और तिरुमल्ला देवी। हाँ, पहली थी चिंता देवी, दूसरी थी। और इन्होंने, इन्हीं के शासनकाल में इटली के महायात्री डोमिनिगोस बेस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उन्होंने लिखता है कि इनके चेहरा पर चेचक का दाग था, राजा का कद छोटा था, और इनके राजमहल के बगल में खजूर का बगीचा था। डोमिनिगोस बेस लिखते हैं। लेकिन हंसमुख विचारधारा के थे, हमेशा सिल्क का कपड़ा पहनते थे और विदेशियों का बड़ी सम्मान करते थे। हाँ, लिखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध साम्राज्य था कि राजा छोड़ दो, वहां के गरीब भी सोना का आभूषण धारण करता था। हाँ, गरीब भी सोना का आभूषण धारण करता था विजयनगर साम्राज्य। और इसी कृष्णदेवराय के मरने के बाद इनका बेटा अच्युत देव राय बना। इतिहास में उपलब्धि नहीं है। हाँ, इनके शासनकाल में पुर्तगाल के 2 यात्री, एक फर्नाओ नोनीज और एक डोमिनिगोस पेश विजयनगर की यात्रा पर आया था। और इसी अच्युत देव राय के मरने के बाद सदाशिव राजा बना, और इसी सदाशिव का प्रधानमंत्री था कौन? राम राय। इसी राम राय और सदाशिव के काल में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य क्या होता है? और तालीकोटा के युद्ध के बाद बहमनी साम्राज्य के नियंत्रण में आरवेडु वंश की स्थापना होती है। कौन होती है? मतलब इस तालीकोटा के युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य अंत हो जाता है, तब आरवेडु वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। और आरवेडु वंश की स्थापना जब हुआ तो पेनिकोंड एवं चंद्रगिरी से राजा शासन हुआ, हम्पी से शासन नहीं हुआ। और इस वंश का अंतिम राजा था रंग तृतीय। हम्पी राजधानी थी और विजयनगर के राजा राय टाइटल रखते थे। क्या रखते थे? माने विजयनगर के शासक को क्या कहते हैं? राय। और ये लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे और मंदिर के प्रवेश के लिए बड़का बड़का गेट बनाते थे। उस गेट को गोपुरम कहा जाता था। इस प्रश्न को बार बार पूछता है कि गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। और विजयनगर साम्राज्य के राजा को क्या कहते हैं? राय। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। बात सही है ना? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान शिवाजी। लिखाने में कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। और विजयनगर साम्राज्य की कुछ व्यवस्था है जो कल चर्चा करेंगे और लिखेंगे। जय। सभी लोग लिस्ट दे दिए हैं कागज वाला?
कागज पर जो नाम लिखवाए थे ऊपर से आ गया है, ये भी दे दिया है। तुम लोग भी दिए हो, लड़के लोग दी है। ठीक।